हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे मुंह के अंदर जो चेंजेज हैं माइल्ड से लेकर के एडवांस स्टेजेस तक वो किस प्रकार से होता है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक प्री कैंसरस कंडीशन है। मीन्स यहाँ पे हम लोग यूँ समझे कि ये एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। और इसमें जो चांसेज होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वो 7 to 13% होता है। और इस बीमारी को होने के लिए जो है हैबिट जो है मूल रूप से मुख्यतः कॉजेटिव फैक्टर माना गया है। और यहाँ पे जो है बिटल नट, सुपारी, पान और गुटखा, जिन प्रोडक्ट्स में भी इन सब का इस्तेमाल होता है, तो उस तरह के सारे टोबैको प्रोडक्ट्स या यूँ कह लें कि बिटल नट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट जो है कॉजेटिव फैक्टर होते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए। तो जैसे कि हम लोग इसे समझेंगे कैसे, तो इनिशियल स्टेज में ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को समझने के लिए थोड़ा सा क्लिनिकल जो है वो हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं और पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें साइन पेशेंट के माउथ के अंदर दिखता है उसमें से आप अगर देखेंगे तो इनका जो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे जो बकल म्यूकोसा होती है वो पिंक होती है। बट जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनके इनिशियल स्टेजेस में जब आप इनके म्यूकोसा को एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो म्यूकोसल जो है जो पिंक होता है तो वो जो होता है यहाँ पे पैलर हो चुका होता है। मीन्स वहाँ पे जो पिंक जो प्रॉपर्टी थी म्यूकोसा की वो धीरे धीरे लॉस होती है और वहाँ पे एक पैलर अपीयरेंस पेशेंट के माउथ के अंदर मिलता है। और जो मैंने अभी फ़ोटो दिखाई हूँ उसमें भी आप देखेंगे कि जो म्यूकोसा का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा वॉस लेदरी कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं उस तरह का है। मीन्स जब कोई लेदर है जिसमें कि कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और वो किस प्रकार से अपीयर होता है माउथ के अंदर, तो इस प्रकार के अपीयरेंस को हम लोग वास लेदरी कंसिस्टेंसी कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मेलानोसिस आपको मिल सकता है। मीन्स जो पिगमेंटेशन है वहाँ पे सम टाइम में ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में भी देखा गया है कि मेलानोसिस हो सकता है पेशेंट के म्यूकोसल एरियाज़ में। तो यहाँ पे भी आप फोटो देख रहे हैं कि कुछ एरियाज़ में जो है वहाँ पे मेलानोसिस आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो इनिशियल सिम्टम में आपको बर्निंग सेंसेशन पेशेंट के माउथ के अंदर, कोई भी हॉट और स्पाइसी फूड खाने से उन्हें बर्निंग सेंसेशन होता है। जो माइल्ड केसेज हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के उसमें वेसाइकल का भी फॉर्मेशन होता है। बट कोई ज़रूरी नहीं कि वेसाइकल फॉर्मेशन सिर्फ माइल्ड केसेस में ही हो, वो मॉडरेट में भी हो सकता है और एडवांस केसेस में भी कई बार क्रोनिक स्टेज में देखा गया है कि वेसाइकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम लोग माइल्ड केस की बात कर रहे हैं तो माइल्ड केस में इसको जज करना और वहीं पे इवेलुएट करना कि ये बीमारी जो है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की तरफ जा रही है, तो आप यहाँ पे सचेत हो जाते हैं कि थोड़ा सा आपको जो फॉसियल पिलर है या फिर यूँ कह लें कि रेट्रोमोलर एरिया जो है वहाँ पे जो है ब्लैंचिंग और टाइटनिंग फील होती है। मीन्स स्लाइट रिस्ट्रिक्शंस आपको माउथ ओपनिंग में भी फील हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। तो वेरी माइल्ड केसेस में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं माउथ ओपनिंग में। बट जैसे ही डिजीज़ का प्रोग्रेशन होता है तो माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में जो रूटीन हम लोगों की माउथ ओपनिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए कि 40 mm है या 44 mm है, तो ऐसे केसेज में जो वेरी माइल्ड केसेज है उसमें रिस्ट्रिक्शंस ऑफ माउथ ओपनिंग नहीं होती है। बट वो वेरी माइल्ड से जब माइल्ड में आती है तो वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ माउथ ओपनिंग हो सकती है। मीन्स पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है वो हो सकता है कि 26 mm हो, 29 mm हो, इस तरह से जो माउथ ओपनिंग है पेशेंट की 32 mm हो, इस तरह से माउथ ओपनिंग रिड्यूस होती है। और वहाँ पे जब हम लोग पालपेट करते हैं तो जो म्यूकोसल टेक्सचर है उसमें भी बदलाव होता है। जैसा मैंने कहा कि म्यूकोसा जो है पैलर दिखेगा, पिंक नहीं दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं मॉडरेट केसेस की। तो मॉडरेट केसेस में क्या होता है कि माउथ ओपनिंग जो है वो क्लियरली आपको रिस्ट्रिक्टेड फील होती है। पेशेंट का जो चीफ कंप्लेन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग से ही रहता है। हॉट एंड स्पाइसी फूड खाने से दिक्कत होती है। इसके अलावा पेशेंट का जो मेन कंप्लेन होता है कि जब भी वो माउथ को खोलते हैं तो उन्हें पेन महसूस होता है। तो ये जो पेन है वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके जो कोलेजन है वो आपस में जो है
वो क्रॉस लिंक्ड हो चुके हैं और प्लस वहाँ पे जो है एक फाइब्रस बैंड बन जाती है। जैसे कि अभी आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि पेशेंट के जो है पैलेट में भी जो सॉफ्ट पैलेट है, जो पिंक होती है, वो भी ब्लैंच हो गई है, वाइट हो गई है और वहाँ पे भी जो है बैंड बन गए हैं, प्लस पेशेंट के रेट्रोमोलर एरियाज़ में भी बैंड बने होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है पूरे माउथ पे होता है, जैसा कि कई बार पेशेंट के लिप्स पे भी आपको फाइब्रस बैंड मिल सकते हैं। और कई बार जो टंग होता है, अगर टंग इन्वॉल्व है तो वहाँ पे टंग के जो पैपिला हैं वो लॉस हो चुके होते हैं और उन्हें जो होती है थोड़ी सी मोबिलिटी ऑफ टंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसा मॉडरेट केसेस में मैंने बताया कि अब ये जो स्टेज है जिसमें पेशेंट का माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड है, उन्हें खाना खाने में दिक्कत होती है, प्लस पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे अल्सरेशंस की भी जो समस्या है वो पेशेंट को ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अभी आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि पैलेटल एस्पेक्ट में अल्सरेशन पेशेंट को है, प्लस जो है वेसिकल फॉर्मेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि हम लोगों को शुरू से अगर इनिशियल स्टेजेस में हम लोग अपने हैबिट को क्विट कर देते हैं तो हमारा बर्निंग सेंसेशन ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है। बट अगर जो भी पेशेंट जो हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं तो माइल्ड से मॉडरेट में हम लोग जो पेशेंट का है स्टेज वो आगे निकल जाता है, तो माइल्ड से वो मॉडरेट ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का केस हो जाता है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे पेशेंट को जो है अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि अभी अगर वो हैबिट को क्विट करते हैं तो चांसेस होता है कि उनकी जो जितने भी लॉस हुए हैं जो वो रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर हम लोग मॉडरेट में भी वहाँ पे भी केयरफुल नहीं होते हैं और हैबिट को भी कंटिन्यू करते हैं और मेडिसिन्स भी जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसे हम लोग रेगुलरली नहीं लेते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि मॉडरेट से सीवियर होता है और सीवियर के बाद वो कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन सकता है। तो जैसे कि मैं अभी एक केस दिखा रही हूँ जिसमें कि आप देखिए कि पैलेट में अल्सरेशंस है पेशेंट को, तो यहाँ पे अगर पेशेंट सचेत हो जाते हैं तो पेशेंट का इलाज संभव है और पेशेंट मेडिसिन के द्वारा क्योर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस स्टेज में अल्सरेशंस जो है अगर प्रोलिफरेट करने लगे, मीन्स जो अल्सर है वो प्रोलिफरेट करे, तो उसका कुछ आप देखेंगे कि जो ये तस्वीर है ये भी यहाँ पे पेशेंट का जो है हिस्ट्री है रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग का, और यहाँ पे जो अल्सरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी आपको दिख रहा है, मतलब वहाँ पे एक ग्रोथ आपको दिख रही है। तो ये जो ग्रोथ है तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीज़न हो रहा है। मीन्स ये हमें इशारा कर रहा है कि या तो ये कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है या फिर ये फ्रैंक्स ये हो सकता है जिसको हम लोग वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। तो जो मॉडरेट से सीवियर का स्टेज है इसके बीच में अगर पेशेंट है तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्योर होने की वो अच्छी होती है। बट जैसे ही वो मॉडरेट से आगे निकल जाते हैं मीन्स सीवियर होते हैं तो इसमें अब जो है यहाँ पे चेंजेस फास्टर होते हैं, और अगर आपने हैबिट को फिर भी कंटिन्यू रखा तो जो चांसेज ऑफ मैलिग्नेंसी मैंने बताया था कि 7 to 13% है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्टर लागू होता है और यहाँ पे जो चांसेज है वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा सकता है। कई बार जो लेडीज़ होती हैं वो भी सुपारी खाती हैं या फिर यूँ कहें कि उन्हें भी हैबिट होती है, तो फीमेल में जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो फास्टर होता है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जो है एक ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी वर्क करता है, जेनेटिक फैक्टर जिसको हम कहते हैं, कि बहुत ही कम समय के लिए पेशेंट ने यूज़ किया बटल नट और उसे जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी वर्क करता है। तो फीमेल पेशेंट में भी देखा गया है कि जो माउथ ओपनिंग है अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ पे अगर हम अवेयर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सीवियर केसेस से ट्रांसफॉर्म हो सकती है वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। तो यहाँ पे हम लोग इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, प्लस एक और चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कई बार आप परेशान रहते हैं कि आपको कैंसर तो नहीं है जबकि आपका अभी जो स्टेज है वो मॉडरेट है, मीन्स मॉडरेट ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। तो हम इसे कैंसर नहीं है ये कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बस यूँ समझ लें कि जैसे कि अभी आप एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें कि पेशेंट का एक ग्रोथ है, जो कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो पेशेंट का यहाँ पे
वाइट वाइट कुछ इरिटेटेड स्किन है और वहाँ पे थिक स्किन वाइट आपको नज़र आ रहा है मोलर्स के एरियाज़ में, जहाँ पे विजडम टूथ होते हैं हमारे, उस एरियाज़ में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पेशेंट का जो मेन कंप्लेन है वो चीक बाइट के कारण हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की हिस्ट्री तो है, बट चीक बाइट होने से मीन्स जो दांत है वो बकोभर्जन है, यानी बकली ज़्यादा गाल की तरफ निकले हुए हैं, उसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे चीक बाइट से यहाँ पे पेशेंट का जो है ये स्किन जो है वो हाइपर प्लास्टिक हो गया है, स्किन मोटा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये स्कार बन गया है। तो यहाँ पे भी आपको सचेत होना है और आपको अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। और जब आप एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं तो फर्दर इसमें ट्रॉमा नहीं होगा। तो जो रेडनेस बनी हुई थी, जो हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम के चारों तरफ जो रेडनेस थी, वो ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट जो है वो जल्दी ही हील हो जाएगा। तो इस तरह के फैक्टर में जब हम देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं विजडम टूथ को भी एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए अगर वो ट्रॉमा कॉज कर रहा है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में अगर विजडम टूथ ट्रॉमा कॉज कर रहा है तो आपको विजडम टूथ को इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए, सो दैट कि फर्दर इरिटेशन वहाँ पे ना हो। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है गाइज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।